तो चलिए मैं आप लोगों को पहले पाठ का सारांश बताता हूँ, है ना। पाठ हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय। हाँ, यूरोप और भारत में आधुनिक संस्कृति का उदय, पूर्व आधुनिक काल। तो इस पाठ का सारांश मैं आप लोगों को बताता हूँ। यह पाठ भारत और यूरोप में आधुनिक संस्कृति के विकास की पृष्ठभूमि को स्पष्ट करता है। इसमें बताया गया है कि पूर्व आधुनिक काल यानी आधुनिक युग से पहले की सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक स्थितियां किस प्रकार आधुनिक समाज के निर्माण में नींव बनी। यूरोप में पूर्व आधुनिक समाज, तो पहले क्या क्या था? यहाँ सामंती व्यवस्था था, है ना। जमींदार और किसान आधारित समाज क्या थे? जमींदार और किसान आधारित समाज थे। राजा और चर्च के अधीन थे, है ना। दूसरा, धर्म का प्रभाव। चर्च जीवन का केंद्र था। चर्च क्या था? जीवन का केंद्र था और ईश्वर को सर्वोच्च माना जाता था। किसको सर्वोच्च माना जाता था? ईश्वर को सर्वोच्च माना जाता था। तीसरा, ज्ञान और शिक्षा। धार्मिक संस्थानों तक सीमित। जो ज्ञान और शिक्षा का बात हो, कहाँ तक सीमित था? धार्मिक संस्थानों तक। और वैज्ञानिक सोच का अभाव था। किसका अभाव था? वैज्ञानिक सोच का अभाव था। व्यापार और नगरों का विकास। मध्यकाल के अंत में व्यापार और नगरों के बढ़ने से नई सामाजिक शक्तियां। अब देखते हैं भारत में पूर्व आधुनिक समाज। भारत में पूर्व आधुनिक समाज कैसा था? जाति व्यवस्था क्या था? यहाँ समाज जातियों में विभाजित। किस में विभाजित था? जातियों में। भारत में विभिन्न प्रकार की जाति है ना, और सब जातिगत भेदभाव भी बहुत से समाज के लोग मानते भी थे, वैसा था। पेशे जाति पर आधारित था। पेशे जाति पर आधारित था मतलब तेली है तो तेल निकालने का काम, है ना। और बहुत सारे जाति जैसे देवांगन, कोष्टा वगैरह बोलते तो साड़ी बुनने का काम, है ना। तो जाति पर आधारित था। फिर राजनीतिक व्यवस्था को देखते हैं। मुगल साम्राज्य और अन्य क्षेत्रीय राज्य। फिर धार्मिक जीवन यहाँ का धर्म आधारित जीवन शैली, मतलब जीवन शैली किस पर आधारित था? धर्म पर आधारित था। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध परंपराएं प्रचलित था। फिर कला और संस्कृति। स्थापत्य कला, संगीत, नृत्य, साहित्य में समृद्धि था। परिवर्तन की शुरुआत। यूरोप में पुनर्जागरण। 14वीं से 17वीं सदी विज्ञान, कला और मानवतावाद का उदय हुआ। भारत में भक्ति और सूफी आंदोलन, धार्मिक सहिष्णुता और सामाजिक सुधार की पहल। तीसरा, वैज्ञानिक क्रांति और औद्योगिक क्रांति। यूरोप में तकनीक और विज्ञान ने आधुनिक विचारों को जन्म दिया। भारत में इस्लामी शासन के बाद यूरोपीय उपनिवेशवाद, सामाजिक आर्थिक ढांचे में बदलाव हुआ। मुख्य विशेषताएं। भारत और यूरोप दोनों के लिए समाज परंपरा पर आधारित था। किस पर आधारित था? परंपरा पर आधारित। परंपरा पहले चले आते रहता है ना, उसी पर आधारित था। परंतु धीरे धीरे तर्क, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता जैसे आधुनिक मूल्यों की ओर झुकाव शुरू हुआ। जैसे परंपरा क्या था कि महिलाओं को पढ़ाते लिखाते नहीं थे पहले ज़्यादा, है ना। जैसे आप लोग उनका वीडियो देखे भी होंगे पहली, ठीक है, याद आएगा तो बताऊंगा। तो पहले परंपरा कहता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आधुनिक सोच है, तर्क है, विज्ञान है, वो अच्छे काम को करने के लिए प्रेरित करता है। राजनीतिक केंद्रीकरण, नई आर्थिक नीति और शिक्षा में बदलाव ने आधुनिकता को गति दी। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि पूर्व आधुनिक काल ने आधुनिक समाज की नींव रखी, चाहे वह यूरोप का पुनर्जागरण हो या भारत का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। इसने एक ऐसे युग की शुरुआत की जहां मानव के विवेक, तर्क और व्यक्तिगत अधिकारों को महत्व दिया जाने लगा। तो चलिए हम अब इस पाठ का प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पहला है पाठ का,
मध्यकाल के अंत में, आप लोग का बुक में दिया हुआ है प्रश्न ना, मध्यकाल के अंत में ऐसी क्या बातें हुई जिनके कारण समाज में बदलाव संभव हुआ। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्यकाल के अंत में समाज में बदलाव लाने वाली मुख्य बातें निम्नलिखित हैं। पहला, व्यापार का विकास। स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा जिससे धन का संचय हुआ। संचय मतलब इकट्ठा करना है ना। दूसरा बिंदु है नगरों का विस्तार। लोग गांवों से शहरों की ओर आने लगे। अक्सर लोग गांव में रहते हैं, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे शहरों की ओर आने लगे जिससे सामाजिक संरचना बदली। क्या बदली? सामाजिक संरचना बदली। तीसरा, नई सोच का जन्म। पुनर्जागरण के दौर में तर्क, विज्ञान और मानवतावादी विचारों को बढ़ावा मिला। कौन कौन से विचार को? तर्क, विज्ञान और मानवतावादी विचारों को बढ़ावा मिला, मतलब रूढ़िवादी विचारधारा से हटते गए, है ना। चौथा, धार्मिक सुधार आंदोलन। यूरोप में चर्च की शक्ति पर सवाल उठे। किस पर सवाल उठे? चर्च की शक्ति पर सवाल उठे जिससे व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिला। किसको बल मिला? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बल मिला। पांचवा, छापा खाना का आविष्कार। ज्ञान का प्रसार हुआ जिससे लोग शिक्षित हुए और विचारशील बनने लगे। क्या बनने लगे? विचारशील बनने लगे। इन परिवर्तनों ने समाज को पारंपरिक ढांचे से निकालकर आधुनिक दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब अगला प्रश्न है हमारा, केंद्रीकृत राज्य से क्या आशय है? मध्य वर्ग के बनने में इनकी क्या भूमिका रही होगी? तो उत्तर देखते हैं हम। इसका जो बुक में है वही उत्तर मैं बता रहा हूं, मतलब उसी प्रश्न का उत्तर है ना। तो केंद्रीकृत राज्य का अर्थ देखेंगे। पहले प्रश्न पूछा गया है कि केंद्रीकृत राज्य से क्या आशय है, तो हम पहले उसका अर्थ ही देखेंगे। ऐसा शासन जिसमें सत्ता एक केंद्रीय शासक या सरकार के हाथ में होती है। सत्ता किसके हाथ में होती है? एक केंद्रीय शासक या सरकार के हाथ में होती है। इसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण एक ही केंद्र से किया जाता है, मतलब एक ही केंद्र से किया जाता है। एक बार और बता दे रहा हूँ, ऐसा शासन जिसमें सत्ता एक केंद्रीय शासक या सरकार के हाथ में होती है, इसके अंतर्गत पूरे क्षेत्र का प्रशासनिक नियंत्रण एक ही केंद्र में किया जाता है। मध्यम वर्ग के बनने में इसकी भूमिका। अब मध्यम वर्ग के लोग बन रहे थे, इसकी क्या भूमिका है? पहला, स्थायित्व और कानून व्यवस्था। केंद्रीकृत शासन ने सुरक्षा और कानून व्यवस्था को बेहतर बनाया जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला। दूसरा है राज्य और कर प्रणाली। सरकार को कर देने के लिए, कर मतलब समझते हो ना, टैक्स देने के लिए व्यापारियों और कारीगरों की आवश्यकता पड़ी जिससे मध्य वर्ग उभरने लगे, मतलब नौकरी मिलने लगे, कहो, है ना। तीसरा है व्यवसाय और प्रशासन में भागीदारी। शासन में लेखाकारों, अफसरों और शिक्षित लोगों की आवश्यकता बढ़ी जिससे एक नया शिक्षित मध्यम वर्ग तैयार हुआ। इस प्रकार केंद्रीकृत राज्य ने सामाजिक ढांचे में मध्यम वर्ग के लिए स्थान बनाने में सहायता की। अब तीसरा प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 3, व्यापार और शहरीकरण के मध्यम वर्ग, व्यापार और शहरीकरण ने मध्यम वर्ग के बनने में किस प्रकार सहायता की होगी? तो इसका उत्तर हम देखेंगे। व्यापार और शहरीकरण ने मध्यम वर्ग के निर्माण में निम्नलिखित तरीकों से
सहायता की। पहला, आर्थिक अवसरों की वृद्धि। व्यापार के विस्तार से व्यापारी, दुकानदार, कारीगर, बैंकर आदि उभरे जो मध्यम वर्ग का हिस्सा बने। दूसरा, नगरों का विकास। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा, नौकरी और व्यापार के लिए नए अवसरों ने लोगों को गांव से शहर की ओर खींचा। तीसरा, व्यावसायिक विविधता। व्यापार से जुड़े विभिन्न कामों जैसे लेखांकन, प्रबंधन, परिवहन आदि के कारण एक नया श्रमिक और व्यवसायी वर्ग पैदा हुआ। चौथा, शिक्षा और सांस्कृतिक विकास। शहरी क्षेत्रों में शिक्षा संस्थानों की स्थापना से लोग शिक्षित और एक जागरूक वर्ग बना। इस प्रकार व्यापार और शहरीकरण ने एक ऐसा सामाजिक वर्ग खड़ा किया जो ना तो धनी जमींदार था और न ही गरीब मजदूर। यही था मध्यम वर्ग। मतलब न एकदम गरीब लोग बचे न एकदम अमीर लोग, बल्कि दोनों का बीच वाला जो बना उसी को क्या कहा गया? मध्यम वर्ग। तो चलिए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, व्यापार और युद्ध ने किस प्रकार विभिन्न देशों के बीच ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में मदद की होगी? उत्तर है इसका, व्यापार और युद्ध दोनों ही विभिन्न सभ्यताओं के संपर्क के माध्यम बने, जिससे ज्ञान विज्ञान का आदान प्रदान संभव हुआ। इसके प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला कारण है व्यापार के माध्यम से सांस्कृतिक संपर्क। व्यापारी केवल वस्तुएं ही नहीं बल्कि साथ अपने क्या लाते हैं? भाषा, धर्म, तकनीक, गणित, चिकित्सा आदि से जुड़ी जानकारी भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। क्या ले जाते थे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे। दूसरा है ज्ञान का आदान प्रदान। व्यापार मार्गों जैसे रेशम मार्ग और समुद्री मार्गों से भारत, चीन, अरब और यूरोप के विद्वान और व्यापारी एक दूसरे के विचारों और आविष्कारों से परिचित हुए। तीसरा, युद्ध के परिणाम स्वरूप संपर्क। युद्धों में विजेता अपने साथ नई तकनीकें, हथियार, वैज्ञानिक उपकरण और विचार लेकर आते थे जो पराजित देशों में फैलते थे। जैसे अरब आक्रमणों से नई गणितीय और तीसरा बिंदु, युद्ध के परिणाम स्वरूप संपर्क। युद्धों में विजेता अपने साथ नई तकनीकें, हथियार, वैज्ञानिक उपकरण और विचार लेकर आते थे जो पराजित देशों में फैलते थे। जैसे अरब आक्रमणों से भारत में नई गणितीय खगोलशास्त्री विधियां आई। ठीक। चौथा बिंदु है शासन और सैन्य तकनीक का प्रसार। युद्धों से शासकों ने नई सैन्य रणनीतियां, किलेबंदी तकनीकें और औजार सीखे जिन्हें बाद में अपनाया गया। पांचवा, विद्वानों और दस्तकारों का स्थानांतरण। युद्ध के बाद विजेता देशों से विद्वानों, कलाकारों और दस्तकारों को अन्य देशों में ले जाया जाता था, जिससे उनके ज्ञान और तकनीक का प्रसार होता था। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं, इस प्रकार व्यापार और युद्ध ने अलग अलग देशों और संस्कृतियों को आपस में जोड़ा और ज्ञान विज्ञान, कला, तकनीक तथा विचारधाराओं का वैश्विक स्तर पर आदान प्रदान हुआ। प्रश्न क्रमांक 5 है, व्यापार और युद्ध ने किस प्रकार विभिन्न देशों के बीच ज्ञान विज्ञान के आदान प्रदान में मदद की होगी? तो उत्तर है, व्यापार से विभिन्न सभ्यताओं के बीच संपर्क बढ़ा, जिससे विचार, आविष्कार और विज्ञान का आदान प्रदान हुआ।
दूसरा, युद्धों के दौरान विजेता अपने साथ वैज्ञानिक ज्ञान, तकनीक और कलाएं दूसरे क्षेत्रों में ले गए। उदाहरण, अरब व्यापारियों ने भारतीय गणित और चीनी कागज यूरोप पहुंचाया। युद्धों के बाद सैनिकों, यात्रियों और विद्वानों ने अलग अलग देशों से सीखी बातें अपने समाज में उपयोग किया। प्रश्न क्रमांक 6 है, यूरोप के प्राचीन साहित्य की क्या विशेषताएं थी? मध्यकाल में उनका अध्ययन क्यों लुप्त हो गया था? उत्तर, यूरोप का प्राचीन साहित्य तर्क, दर्शन, विज्ञान, कला और राजनीति से जुड़ा था। किससे जुड़ा था यूरोप का प्राचीन साहित्य? तर्क, दर्शन, विज्ञान, कला और राजनीति से जुड़ा था। यह यूनानी रोमानी परंपरा पर आधारित था। किस पर आधारित था? यूनानी रोमानी परंपरा पर आधारित था। मध्यकाल में धार्मिक कट्टरता और चर्च की प्रधानता के कारण धार्मिक ग्रंथों को प्राथमिकता दी गई। प्राचीन विचारों को धार्मिक विरोधी मानकर अपेक्षित किया गया। छापा खाना के अभाव और शिक्षा की कमी के कारण भी अध्ययन सीमित रहा। प्रश्न क्रमांक है 7। आप लोगों का बुक में सब प्रश्न दिया हुआ है ना। भारत में बुद्धिजीवियों के विकास पर जाति व्यवस्था का क्या प्रभाव रहा होगा? उत्तर है, जाति व्यवस्था ने समाज में शिक्षा और ज्ञान को कुछ उच्च जातियों तक सीमित कर दिया। देखो, पहले वही व्यवस्था था, केवल ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य से ही शिक्षा ग्रहण करते थे, ऐसे करके था, है ना। तो जाति व्यवस्था ने समाज में शिक्षा और ज्ञान को कुछ उच्च जातियों तक ही सीमित कर दिया। मतलब जाति प्रथा था पहले, है ना। तो कोई भी शूद्र को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। जैसे SC, ST, OBC सब शूद्र में आते हैं, है ना। शूद्र और महिलाएं शिक्षा से वंचित रहीं। शूद्र मतलब, देखो आ ही गया पाठ में, शूद्र मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तीनों जाति को छोड़ करके सभी लोग शूद्र में आते हैं। और महिलाएं शिक्षा से वंचित रही, शूद्र भी शिक्षा से वंचित रही और महिलाएं भी शिक्षा से। तो महिलाएं जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य परिवार से थे, उन महिलाओं को भी पढ़ने का अधिकार नहीं था, है ना। तो शूद्र और महिलाएं चाहे शूद्र हो चाहे सामान्य वर्ग से हो, अभी की भाषा में सभी को पढ़ने का अधिकार नहीं था। बुद्धिजीवियों का विकास केवल ब्राह्मणों और कुछ विशेष वर्गों में हुआ, जिससे ज्ञान का सामाजिक प्रसार बाधित हुआ। इससे समाज में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक सोच का व्यापक विकास नहीं हो सका। वैज्ञानिक विकास होना जरूरी है, क्योंकि ये तर्क पर आधारित होता है ना। उसको सिद्ध कर सकते हैं, विज्ञान सिद्ध करता है ना, गणित में भी सिद्ध करते हैं। बहुत सारा गणित कि आया तो कैसे आया, लेकिन जो पुरानी परंपरा है वो सिद्ध नहीं किया जा सकता। हो सकता है 2-4 सिद्ध किया जा सकता है, लेकिन अधिकांश चीज सिद्ध नहीं किया जा सकता है ना। अगला हम देखते हैं प्रश्न 8। यूरोप के मानववाद के विज्ञान में इस्लामी देशों के विद्वानों का क्या योगदान था? उत्तर, इस्लामी विद्वानों ने यूनानी विज्ञान और दर्शन का संरक्षण और अनुवाद किया। उन्होंने खगोल शास्त्र, गणित, विशेषकर बीजगणित, औषधि और भूगोल में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जैसे इब्न सीना, अल रजी, अल बरूनी जैसे विद्वानों का कार्य यूरोप में नवजागरण का आधार बना। प्रश्न 9वां है, यूरोपीय मानववाद और भारतीय मध्यम वर्ग के साहित्यिक अध्ययन में क्या समानता व अंतर थे? उत्तर, समानताएं, पहला, दोनों में ज्ञान और तर्क के आधार पर विचार करने की प्रवृत्ति थी। साहित्य, कला और सांस्कृतिक क्षेत्र में रुचि बढ़ी। समाज की वास्तविक समस्याओं पर लेख हुआ। अंतर,
अंतर क्या क्या था? यूरोप में यह आंदोलन अधिक वैज्ञानिक और व्यक्तिवादी था, जबकि भारत में यह धार्मिक और सामाजिक सुधार से जुड़ा था। यूरोप में स्वतंत्र विचारों को अधिक स्थान मिला, जबकि भारत में परंपराएं प्रबल रहीं। प्रश्न क्रमांक 10, मानववाद ने चर्च को किस प्रकार की चुनौती दी? उत्तर, मानववाद ने व्यक्ति की सोच, तर्क और अनुभव को धर्म से ऊपर माना। चर्च की निरंकुशता, चमत्कारों और धार्मिक कट्टरता पर सवाल उठाए। मानववादी विचारकों ने शिक्षा, विज्ञान और व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया, जिससे चर्च की शक्ति को चुनौती मिली। प्रश्न क्रमांक 11, यूरोप के रेनासी की चिकित्सा, यूरोप के रेनासी की चित्रकला और मूर्तिकला मध्यकालीन कला से किस तरह भिन्न थी? उत्तर, मध्यकालीन कला धार्मिक थी और प्रतीकात्मक रूप से दिखाई जाती थी। रेनासी कला यथार्थवादी थी, जिसमें भावनाएं, शरीर की बनावट और गहराई को सजीव रूप में दिखाया गया। परिप्रेक्ष्य का प्रयोग हुआ और मनुष्य को केंद्र में रखा गया। प्रश्न क्रमांक 12, कला में यथार्थवाद से क्या तात्पर्य है? आप किन हिंदी फिल्मों को यथार्थवादी मानते हैं? कारण सही समझाइए। उत्तर, यथार्थवाद का अर्थ है जीवन की वास्तविकता को बिना सुंदर बनाए या अतिरंजना के जैसा है वैसा चित्रित करना। उदाहरण के लिए बैंडिट क्वीन, समाज की सच्चाई और शोषण दिखाया गया। पान सी तोमर, एक सच्चे खिलाड़ी की संघर्षपूर्ण कहानी। तीसरा, सत्या और साहित्य, समाज, राजनीति और अपराध की सच्ची तस्वीर। प्रश्न क्रमांक 13, क्या आप मुगल चित्रकला को यथार्थवादी कला मान सकते हैं? यदि हाँ तो क्यों, और ना तो क्यों नहीं? उत्तर है हाँ। मुगल चित्रकला को कुछ हद तक यथार्थवादी कहा जा सकता है, क्योंकि चेहरों और घटनाओं को जीवंत और स्पष्ट रूप से दर्शाया गया। प्राकृतिक दृश्यों, वस्त्रों और भावनाओं को बारीकी से चित्रित किया गया, लेकिन इसमें प्रतीकात्मकता और आदर्शीकरण भी मौजूद था, इसलिए यह पूर्ण यथार्थवाद नहीं थी। प्रश्न क्रमांक 14, मुगल कालीन चित्रकला की आप क्या विशेषताएं पहचान पा रहे हैं? चित्रों में जो दिख रहा है उसके आधार पर बताएं। उत्तर, बारीक रेखाएं और रंगों का सूक्ष्म प्रयोग। दूसरा, दरबार, युद्ध, प्रेम और शिकार जैसे विषय। तीसरा, चेहरे स्पष्ट और भावपूर्ण, फारसी और भारतीय शैलियों का सम्मिलन मिश्रण। सीमित परिप्रेक्ष्य और सम्मित चित्रण। प्रश्न क्रमांक 15, यूरोपीय रेनासों वास्तुकला को इस्लामी वास्तुकला क्या देन थी? उत्तर, गुंबदों का प्रयोग और मीनार जैसी संरचनाएं। स्थापत्य में ज्यामिति, डिजाइन और अलंकरण। खुले प्रांगण और घुमावदार मेहराब। मुस्लिम स्थापत्य शैली ने यूरोपीय नवजागरण वास्तुकला में सौंदर्य और संतुलन जोड़ा। प्रश्न 16, नवजागरण वास्तुकला अपने दर्शकों पर क्या प्रभाव छोड़ना चाहती थी? उत्तर, ज्ञान, शक्ति और सौंदर्य की भावना पैदा करना। वास्तुकला के माध्यम से मानव की क्षमता और रचनात्मकता को दिखाना। भव्यता और संतुलन से दर्शकों को प्रभावित करना। यह वास्तुकला मनुष्य को सोचने, प्रश्न करने और अपने आत्मविश्वास को महसूस करने के लिए प्रेरित करती थी। मध्यकाल में विज्ञान का अध्ययन यूरोप और भारत दोनों में लुप्त हो गया था। इसके क्या कारण रहे होंगे? उत्तर, धर्म का अत्यधिक प्रभाव। सभी प्रश्नों का उत्तर धर्म में खोजा गया। दूसरा, विज्ञान और तर्क पर संदेह, धार्मिक विश्वासों से टकराव। तीसरा, शिक्षा की कमी और छापाखानों का भाव।
ज्ञान पर एक सीमित वर्ग का नियंत्रण, समाज के बड़े हिस्से को ज्ञान से वंचित रखा गया। अठारह नंबर है, यूरोप के विज्ञान के विकास में चीन, भारत और अरब देशों का क्या योगदान था? उत्तर, भारत दशमलव पद्धति, शून्य ज्योतिष औषधि। चीन का योगदान कागज, बारूद, कंपास, छपाई तकनीक। अरब यूनानी ज्ञान का संरक्षण, गणित, अलजब्र, चिकित्सा और खगोल शास्त्र। इनके ज्ञान को यूरोप ने अपनाया और उसे आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ विकसित किया। ज्ञान में प्रयोग, अवलोकन और गणना के महत्व को किस प्रकार स्थापित किया गया? इनके बिना भी क्या वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण किया जा सकता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, वैज्ञानिक ज्ञान के लिए केवल कल्पना नहीं, प्रयोग, अवलोकन और मापन आवश्यक है। गैलीलियो, न्यूटन जैसे वैज्ञानिकों ने इनका प्रयोग कर नियमों की खोज की। इनके बिना ज्ञान अपूर्ण, अप्रमाणित और अविश्वसनीय रहेगा। इसलिए वैज्ञानिक ज्ञान का निर्माण इन तीनों के बिना संभव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 20, यूरोप के नाविक किस उद्देश्य से समुद्री यात्रा कर रहे थे और उनके काम में विज्ञान का क्या महत्व था? उत्तर, उद्देश्य नई व्यापारिक मार्गों की खोज, सोना चांदी की तलाश, उपनिवेश बसाना और धर्म का प्रचार करना। विज्ञान का महत्व, नाविक यंत्र, कंपास, खगोल शास्त्र, मानचित्र और समुद्री गणना की सहायता से नई जगहें खोजी। विज्ञान ने उन्हें समुद्र में दिशा और दूरी निर्धारित करने में सहायता की।